नमस्कार, आदाब। मैं हूं मलिक असगर हाशमी और आप हैं हम के मोहम्मद साहब। ये हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत है जो पर्दे के पीछे रह करके बहुत कुछ कर रहे हैं, करते रहे हैं। हमारे देश के जाने माने पुरातत्व शास्त्री हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनसे कि एक तो पहली बात तो कि मैं इनके स्वभाव के बारे में बात करूं कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद जब आप इनसे बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम इतनी अहम शख्सियत से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि फतेहपुरी के जो गाइड हैं वो इनको तो भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि नक्सलियों से इन्होंने जो है ऐसी सी चीज़ें जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, नक्सलियों ने, डाकुओं ने, उनसे जो है सो हमारी जो कीमती धरोहर है उनसे आज़ाद कराया। तो सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इतना जो नरम स्वभाव है इसका राज क्या है? नहीं तो इस दर्जे पे आने के बाद तो लोग जो है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाशमी साहब, ये तो खैर तो मेरा जो ना जो जनरल कैरेक्टर ही ऐसे है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और खासतौर जो ना जमीन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि एक एक्सकेवेटर को जो एक्सकेवेशन जो करने वाले हैं, क्योंकि मैं बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, जो उसका मतलब है खुदाई करना है। खुदाई करने का मतलब ये है कि आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जो जमीन से जुड़े रहते हैं वो अक्सर जो ना गरीब लोग होते हैं। अच्छा। तो उनसे मैं हमेशा ताल्लुकात रखता था और जो ना हमदर्दी भी था। सिर्फ हमदर्दी नहीं, मैंने उनके लिए बहुत कुछ काम भी किया है। ये तो मेरे परिवार में भी ऐसे लोग थे और मैंने भी वो ही बरकरार रखा है। तो इसलिए जो ना थोड़ा सा लगाव उन लोगों से बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। अब जब भी मौका मिलते हैं, मैंने उनको परमानेंट करने का मौका मिला तो मैं उनको जो ना गवर्नमेंट ऑफिस में जो ना परमानेंट कर देता हूँ। मैंने गोवा से शुरू किया तो वहाँ काफी लोगों को परमानेंट किया। उसके बाद जो ना आगरा में किया है, इसमें पटना में किया है, कई जगह पे मध्य प्रदेश में किया है। तो उन लोगों को जो ना जॉब में परमानेंट कर देता हूँ और जो बाकी जितने भी है उन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। इसी वजह से वो लोग आगे बढ़ के जो ना मेरा बहुत काम भी कर लेते हैं। जी जी, आपने कहा कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। फिर हम लोग फिर प्रॉपर एक इंटरव्यू पे फिर आएंगे, तो थोड़ा सा ये भी जान लें जी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन मेरा फादर को काफी जो ना मशक्कत से गुजरा था बचपन। तो उनको जब वो काफी अच्छे पोजीशन में आ गए, पोजीशन मींस फाइनेंशियली अच्छे हो गए, तो वो लोगों को मदद करता था। और मेरे घर में इसमें ये रबीउल अव्वल के महीने में 100 बच्चों को खाना खिलाता था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1958, 56, 60s में। उस जमाने में 100 बच्चों को जो भी जाते स्कूल में जाते उनको खाना खिलाना 1 महीने पूरा। फिर हर फ्राइडे को 8 यतीम बच्चों को खाना खिलाता था और बाकी सारे लोगों को जो ना इस तरह खाना खिलाना। उस जमाने में खाना तो बहुत बड़ा ये था, प्रॉब्लम था, लेकिन ये उस जमाने में करते थे। और मैं भी दूसरी तरीके से बाद में करता रहा। जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में जो ना 5 स्कूल चलाया करते थे जो अपने जो मॉन्यूमेंट्स है। अच्छा। ये ऐसी स्कूल नहीं, बड़ा स्कूल नहीं है, तंबू वाला स्कूल जो स्लम स्कूल जो कहते हैं। जी जी, हाँ, वो स्कूल चलाया करता था। उनका पूरा खाना, उनका पूरा ये वाला यूनिफॉर्म, ये सब कुछ जो ना फ्री में दिया करता था। उन्हीं बच्चों से फिर बाद में एक तो खैर तो मुझे एक CNN IBN ने एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया। अच्छा। वो अमिताभ बच्चन जी ने दिया तो इसलिए वो मशहूर हो गया। अच्छा। फिर बाद में उन्हीं बच्चों से जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे बराक ओबामा, जी जी, वो फिर उन्हीं बच्चों से मुलाकात की। अच्छा, उन्हीं बच्चों से। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आपके पहल पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था या आपने कुछ? नहीं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम नहीं है, वो मेरा पर्सनल काम था। पर्सनल है। अच्छा। इसको कुछ लोगों ने अपोज भी किया जी। अच्छा। लेकिन मैं जहां पर भी जाता हूँ, मैं ये इस तरह के काम जो ना एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल के
अलग जो ना जी एक ऑफिसर बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं। जी तो वो जो ना मैं हमेशा करता था, वो मेरे खून में है, इसीलिए जो ना उससे मैं अलग नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने अलीगढ़ से मास्टर डिग्री करी है आपने, फिर करियर की शुरुआत भी आपने अलीगढ़ से करी है। तो एक तो 5 सालों तक एएमयू का कैसा सफर रहा, और उपलब्धियों के तौर पे हम कैसे देखें कि आपने एएमयू में रहते हुए करियर की शुरुआत करते हुए आपने वहाँ क्या-क्या ऐसा किया जिसको हम याद कर सकते हैं? अलीगढ़ में मैंने पहले तो खैर तो मेरे एमए तक अलीगढ़ में ही किया। उसके बाद मैं रिसर्च ज्वाइन करना चाह रहा था, क्योंकि मैं सेकंड टॉपर भी था, सेकंड। अच्छा। तो मुझे मिलना चाहिए था, एक तो खैर तो पीएचडी में एडमिशन भी मिलना चाहिए था, स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं दिया। मुझसे 12 मार्क 16 मार्क कम था जिनको था, उनको दिया एमए में। अच्छा। पीए में वो मुझसे बहुत ज्यादा पीछे थे, और प्री यूनिवर्सिटी और भी बहुत ज्यादा पीछे थे। तो जब ये जाती मेरा साथ हुआ, तो फिर मैंने अलीगढ़ छोड़ दिया। फिर जो ना मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो है आर्कियोलॉजी हमेशा था। उसमें मैंने अप्लाई किया तो मुझे एडमिशन मिल गया, और फिर मैंने फिर मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी अलीगढ़ में ही हुआ है। हाँ जी। एज टेक्निकल असिस्टेंट हुआ, और फिर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हुआ 1 साल के अंदर। उसके बाद जो ना फिर मैंने बहुत जबरदस्त 2 डिस्कवरी किया। उसमें एक था अकबर का इबादत खाने का डिस्कवरी। इबादत खाना वो जगह है जो इंडिया का, सेकुलर इंडिया का नर्सरी जो आप कह सकते हैं, वो था। हाँ, अकबर ने सारे मजहब वालों को एक जगह पे बुला के बहस किया करवाता था, और उसके बाद तीन इलाही चलाया। फिर वहां अकबर ने एक चर्च भी बनवाया था। वो चर्च भी मैंने एक्सकवेशन करके ढूंढ के निकाला, और ये वो जगह है। इसको साबित इसलिए किया, उस जमाने में फोटोग्राफी तो नहीं था, लेकिन अकबर ने जो मेजर इंसिडेंट्स था जिंदगी का, वो सब जो ना पेंटिंग बनाया था। तो वो पेंटिंग आजकल जो ना इसमें वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहां से वो पब्लिश पेंटिंग था। तो उसको मैंने जो एक्सकेवेशन करके जमीन के अंदर से निकाला है, उससे कंपेयर करके देखा तो बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ये था, कंट्रीब्यूशन था उस जमाने में। जी सर, मतलब खुदाई और संरक्षण, ये आपकी खासियत है और ये उपलब्धि है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक को समझाइए कि ये खुदाई क्या चीज है। अच्छा, क्या क्या हाँ जी, क्या खोदते हैं जी, क्या ढूंढते ये हैं एक आप बहुत खोद कर? अच्छा, हाँ यस, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला, क्योंकि आप जितने इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये पहले हम लोगों को ये पता नहीं था, कि हम लोग ये समझ रहे थे 6th सेंचुरी बीसी तक की इंडिया का हिस्ट्री जा रहे हैं। उसके पीछे क्या था, लेकिन क्या था ये किसी को पता नहीं था। खासकर हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैं एक 93 ईयर पहले उस जमाने के जो हिस्टोरियंस थे, बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, उनको भी पता नहीं था कि इसमें 6th सेंचुरी बीसी के पहले, जो बुद्धा के पहले क्या था, ये पता नहीं था। जो आपके जो मगध साम्राज्य बिंबिसार है, ये जो बोध गया है, ये सब चीजें उसी के, उससे पीछे क्या था किसी को पता नहीं था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो जब डिस्कवर किया, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी मिली, यहाँ से जो मिला है वो चीजें जो ना सुमेरियन, जो मेसोपोटामियन कल्चर सा, उससे एसोसिएटेड था। अच्छा जी। तो हाँ, तो वहां जो ना वो डेटिंग किया हुआ था। वो डेटिंग इसलिए किया था, उनका एक ट्राइलिंगल इंस्क्रिप्शन मिला था, उसी की वजह से जो ना उनको ये पता चला ये 2600 बीसी का है। अच्छा। इसका मतलब ये है, हाँ, और वही चीज यहाँ पर भी मिला, ये यहाँ का चीज वहां पर भी मिला। तो लोगों को पता चला नहीं, हमारा जो हड़प्पा मोहनजोदारो 2000 जो हम लोग जो 600 बीसी समझ रहे थे, उससे 2000 साल पुरानी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो आप कह सकते हैं यूरेका मोमेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला। इसी तरीके से जो हस्तिनापुर के एक्सकवेशन प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया था,
तो जमीन में खोद के जो अंदर से सामान निकालेंगे और उसको फिर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैंने फतेहपुर सिकरी का एक्सकवेशन भी इसी तरीके से किया। अच्छा। खोद के निकाला, उसको जो ना फिर पेंटिंग से कंपेयर किया, कुछ उनके जो जमाने के किताबें थे जो फादर्स ने लिखा था उससे जो ना जोड़ा। इसी तरीके से हम जो ना एक नया हिस्ट्री बनाते हैं। वो हिस्ट्री गलत नहीं हो सकता है। हिस्ट्री में आप जो ना बहुत इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी से जो खोद के निकालेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होगा। तो वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। फिर है कंजर्वेशन, वो अलग चीज है। जी, कंजर्वेशन के बारे में भी मैं सवाल है हमारा कि हमारे दर्शक को बताइए कि अब वो जो आपने खोद के निकाला, एक नई सभ्यता निकाली, एक इतिहास निकाला, तो अब उनको संरक्षण करने के लिए क्या जरूरत है? संरक्षण की क्यों जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। बहुत सारी जगह पे आपको टूटी फूटी मिलेंगी बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने फतेहपुर सिकरी 10 साल मैंने फतेहपुर सिकरी में एक्सकेवेशन किया है, लेकिन वो एक्सकेवेशन में जो आपको जमीन के अंदर से चीजें मिलती है, लेकिन उसके बाद जो ना फिर आपको संरक्षण करना चाहिए। वो संरक्षण में एक तो खैर तो ये है कि उसको वाटर टाइटनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दैट वुड बी एक्सपोज टू रेन, और जो ना इसमें धूप में एक्सपोज होगा, तो उसको बचाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो हवेलियां हैं हम लोगों ने खोद के निकाला है वहां, जो उस जमाने के जो उमराज थे, अकबर के जो उमराज थे, वो लोगों के जो मकानात हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है। और उसी तरीके से अस्तबल ढूंढ के निकाला है, जो जहाँ घोड़े को रखते थे उसका ढूंढ के निकाला है। वो सब जो ना जमीन दोष हो चुके थे, तो उसको एक हद तक आपको संरक्षण करके, और संरक्षण और संवर्धन ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा। मैंने जैसे इसमें बटेश्वर मीन चंबल के अंदर में, क्योंकि 3 चंबल वो बटेश्वर है। एक चंबल आपका बिहार में है, वो है इसमें अंग का जो एरिया है, भागलपुर के एरिया में एक बटेश्वर है, एक आगरा में बटेश्वर है, एक चंबल घाटी में एक बटेश्वर है। वहां मैंने वहां के जो डकॉइट्स थे, नरबे सिंह गुज्जर का एक बहुत बड़ा डकॉइट था उस जमाने में, उनसे मिलके उनके पूरी मदद लेके और 80 मंदिर को जो टेम्पल्स था उसको खड़ा कर दिया बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ये चंबल घाटी होने की वजह से, डाकुओं की वजह से वो सारे मंदिर जितने भी थे वहीं गिर गया, लेकिन किसी को ले जाने का हिम्मत नहीं था, इसलिए वो बच गया। सो दैट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसको फिर मैंने दोबारा खड़ा कर दिया 4 साल के अंदर, मैंने 80 मंदिर को खड़ा कर दिया। अब 120 मंदिर और भी है वहां। तो ये सब जो ना आप कर सकते हैं इसी तरीके से। फतेहपुर सिकरी आप पूरा इसी तरीके से। ताजमहल है, मैं ताजमहल में जब था, ताजमहल का भी जो कंजर्वेशन का काम है, ये सब जो ना, क्योंकि इसको मरम्मत आपको करते रहना पड़ेगा, वरना इसको वो उसी तरीके से नहीं रहेंगे, तो वो जरूरी है। इबादत गाहों पे आपने बहुत काम किया है, खासतौर से अलग अलग मजहब को लेकर के, तो उसका तजुर्बा बताइए कि जैसे आपने भी जिक्र भी किया, चंबल का जिक्र किया, डकैत का जिक्र किया, तो और क्या क्या आपने किए? फतेहपुर सिकरी का खुद आपने जिक्र किया, तो इबादत गाहों पे और क्या क्या आपने किया है, जरा हमें दर्शक को बताइए। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें एक एक्सकेवेशन हो गया, जैसे उसको मैंने बता दिया ये है। दूसरा है कंजर्वेशन का काम हो गया, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो मैं तो 45 जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट थे वो मैं था उस जमाने में 2008 से। 2008 का मतलब है फिर जो 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होना था। तो कॉमनवेल्थ गेम होने के पहले ही जो ना आपको ये सारी जगह जो ना ठीक ठाक करना है, और उसमें जो ना, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आएंगे, उनको एकदम देखने के लिए जगह बहुत टाइडी बनाना चाहिए, नंबर 1। अच्छे टॉयलेट्स बनाना चाहिए। तो ये सब मैंने काम जो ना बहुत पहले ही उसका कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ जो ना, अगर एक आर्कियोलॉजिस्ट चाहे बहुत और भी कर सकते हैं, तो उसमें से मैंने ये काम किया है कि बहुत सारे जमीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगों को एंग्रोच कर दिया था। तो आप ताज्जुब करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट 40 एकड़ जमीन
40 एकड़ जमीन इस 4 साल में उन लोगों से छुड़वा के और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी बना दिया। उसमें हुमायूं टॉम के सामने ही 12 एकड़ जमीन था। फिर आपका सिरी फोर्ट है, सिरी फोर्ट का 2 हिस्सा है, एक महमूदी मस्जिद है, एक दूसरा पंचशील का वो है। उसमें सिर्फ जना पूरा ये एंग्रोचमेंट निकाला और उसके बाद गार्डन बनाया। उसी तरीके से ये किला राय पिथौरा है, सारे एंग्रोचमेंट्स निकाला, उसके बाद जो ना फिर गार्डन बना। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट 40 एकड़ जमीन आप देख लीजिए, उसका कीमत क्या कितना होगा दिल्ली में। जी बिल्कुल, तो वो 4 साल में है, लेकिन उसमें 2 फायदे थे मेरे लिए। कुछ चीजें ऐसी थी, वो कॉमनवेल्थ का गेम का टाइम था, तो सारे डिपार्टमेंट्स एक हो जाते। लाल किले के सामने मैंने एमसीडी की जगह था, वहां खोखे खड़े रहते थे, वो टिकट वाला जो ना वो हमेशा जो ना वही था। तो मैंने 3 एकड़ जमीन वहीं पे एमसीडी का प्रॉपर्टी था, और वो हटवा के जो ना हमने वहां पर भी इसी तरीके से बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दिया। उसके बाद वो तोड़ने के लिए एमसीडी ने कहा कि ये हमारा है करके वो क्लेम किया। जब तक खोखे वाले थे तब उन लोगों ने कोई क्लेम नहीं किया। जब हमने अपने अंडर में ले लिया फिर उन्होंने क्लेम किया। लेकिन फिर लेकिन वो 2 गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का था, तो हमने रफा दफा करके अब भी हमारे पास है। तो इसी तरीके से बहुत काम किया, दैट इज रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड 40 एकर्स जमीन। फिर मैंने वहां एक म्यूजियम बनाया। वो म्यूजियम ये है कि रिप्लिका म्यूजियम कहते हैं आप। रिप्लिका म्यूजियम ये है कि आप दिल्ली में आइए, एक बाहर का आदमी आएंगे तो वो पहले कुतुब मीनार देखेंगे, सबसे बड़ी चीज कुतुब मीनार है। फिर हुमायूं टॉम देखेंगे, फिर जाएंगे लाल किला, ये सब देखेंगे। ये सब जो ना सुल्तानत मॉन्यूमेंट है या मुगल मॉन्यूमेंट है। आगरा जाइए, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सब मुगल मॉन्यूमेंट्स। जयपुर जाइए, आप कहेंगे राजपूत मॉन्यूमेंट है, लेकिन एसेंशियली वो मुगल मॉन्यूमेंट है। लेकिन जो हमारा जो कल्चरल सिविलाइजेशन का जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन जो कल्चर है, उसके अनमोल, बहुत ही अनमोल, वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है। जैसे सारनाथ का बुद्धा है, या बिहार का दीदारगंज यक्षी है, तो बहुत ही खूबसूरत पीसेस है। अजंता, एलोरा, ऐहोले, पट्टडकल, बादामी, बृहदीश्वरा, महाबलीपुरम, ये सब चीजों का लोगों को देखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन मैंने इन सबका जो ना रिप्लिकास बना के, लाइफ साइज रिप्लिका वो बना के, सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम का पीछे एक जगह है, वहाँ एक म्यूजियम पहले से ये मैंने ये कन्वर्ट किया। पहले वो डीडीए का क्लब था, तो वहाँ अजीत कौर, अर्पणा कौर करके दो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी है, पेंटर भी है, उन लोगों ने जो एक केस फाइल करके वो जगह हम लोगों को मिला, उसमें मैंने ये रेप्लिका म्यूजियम बना दिया। आपको पूरा इंडिया घूमने की जरूरत नहीं, वो यहाँ 1-2 घंटे में आप घूम के समझ सकते हैं। ये दैट वाज नॉट, उसके लिए कोई फंड नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन मैंने बिहार से जो मेरे साथ जो ना पटना में जो काम किया था, फाइन आर्ट स्टूडेंट्स थे, उनको लाए, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अभी अमेरिका में भी कुछ लोग कर रहे हैं कि कई जगह पे इसी तरीके से रेप्लिका म्यूजियम बनाना चाहिए करके। अच्छा, तो ये सब हम कर सकते हैं। आप मदद ले रहे हैं? हाँ, यस ले रहे हैं। हम लोग डिस्कशन भी चल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। कब तक वहाँ अमेरिका वगैरह में इस तरह का काम होगा, क्या लगता है? हाँ, वहाँ असल में जो एक ग्रुप है, आंध्रा के ग्रुप है, डॉक्टर श्रीनिवास राव करके है, डॉक्टर राइस भी कहते हैं वो सब हम लोग जो एक पूरा ग्रुप अभी जो ये सब जहाँ चाहे वहाँ हम लोग इस तरीके का ये बनाएंगे। अच्छा, इस म्यूजियम में अकबर भी है, शाहजहां भी है, क्योंकि अकबर का, शाहजहां का मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन हमने वो भी बनवाया मुगल पेंटिंग से, वो भी बनाया। तो सर, अभी आपने इससे पहले फतेहपुर सीकरी का जिक्र किया था, आपने कहा था पेंटिंग के जरिए आपने कुछ अलग तरह से उसको प्रदर्शित किया है, व्याख्यात किया है, तो थोड़ा हमें बता सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या उसके अंदर से निकला, या क्या हम समझें उस पेंटिंग से, फतेहपुर सीकरी में जो आपने पेंटिंग ये पेंटिंग ऐसा पेंटिंग था जो अकबर ने खुद जो इबादत खाने में जो डिस्कशन हुआ करता था डिफरेंट रिलीजन के आदमी लोगों से, और उसमें 2 आदमी थे, एक फादर रुडोल्फ एक्वाइवा करके, ये पादरी था, फादर था, वो
यहाँ से इटली से आए हुए थे, एंड फादर मोंसेरेट वो स्पेन से आए हुए थे। तो ये फादर रुडोल्फ एक्विला का जो नाम भी वहां दिया है रदल्फ करके। तो अफराजे बूद पादरी रदिल्फ दानी शराने नसारे करके उसमें पारसी का इबारत भी जो ना उस पेंटिंग में है। तो ये हमने जो ये देखा, ये पूरा जब मैं गया था पूरा एक टीला था। अच्छा, इसके टीले के बारे में अकबरनामा में भी डिस्क्रिप्शन है, मुंतखब तवारीख में जो बदायूनी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, उसी के बेसिस पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन मेरे पहले कुछ और, एक तो रिजवी साहब थे, प्रोफेसर अतर अब्बास रिजवी, उन्होंने भी उसको आइडेंटिफाई किया था। उसके पहले सईद अहमद मरारवी करके 1906 में उन्होंने भी उसको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन उनके पास बस ये नहीं था कि प्रूफ नहीं था, तो मैंने भी उसी को आइडेंटिफाई किया। लेकिन आपको अभी प्रूफ चाहिए, उसके लिए मैंने ये पेंटिंग निकाला। अच्छा, ये पेंटिंग भी अतर अब्बास रिजवी साहब ने जरूर देखा होगा, और ये माउंट भी देखा है, ये टिला भी देखा है। लेकिन उनको तो एक्सकवेशन करने का, उनको तो वो एक्सकवेटर नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, इसलिए एक्सकवेशन नहीं कर पाया, और ये कनेक्शन भी नहीं मिल पाया। तो कभी कभी आपको जो ना वो कनेक्शन मिलना चाहिए। तो मुझे तो खैर, तो मैंने जब मौलाना आजाद लाइब्रेरी था अलीगढ़ का, वहां ये पेंटिंग देखा तो मुझे ये लगा, अरे ये बिल्कुल उसी तरीके वो टिला जैसे लग रहा है। जब टिला जो ना जिंदा था, जैसे थे वैसे लग रहा है। उसमें सिर्फ 3 आर्चेस दिखाई दे रहा था। अच्छा, वो पेंटिंग में वो आर्चेस उस टाइम में वो वहां पर भी था, साइड पे भी था। फिर एक पवेलियन था, वो पवेलियन बिल्कुल गिरा हुआ है, वो उसी तरीके से बैठा हुआ है। एक दीवार, चारों तरफ के एक दीवार था पेंटिंग में, वो भी वहां साबित ये था, बिल्कुल खड़ा हुआ था। तो उसी की वजह से मुझे लगा कि ये बिल्कुल उसी ये वही है। फिर मैंने 2 साल लिया इसको पूरा धीरे धीरे एक्सकवेशन करना पड़ता है, कभी सर्जिकल नाइफ से एक्सकवेशन, कभी ब्रश से करना पड़ेगा। वो करके मैंने पूरा निकाला, बिल्कुल जैसे पेंटिंग में था उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर मुझे पूरा मिल गया। और फिर जो ना इसको ये प्रूव किया, उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बहुत जोर शोरों से आया। तो अलीगढ़ के ही कुछ बड़े हिस्टोरियन जिनसे मेरा पहले से ही ताल्लुकात बिगड़ा हुआ था, उन लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि ये इबादत खाना न साबित करने के लिए। अच्छा। लेकिन सबूत इतना ये था कि वो कुछ कर नहीं पाए।